Good morning, everyone. We'll just start in 2-3 minutes time. Let more people join in. Okay. All right. So, guys, am I audible? So we can start. Okay, great. So we have already done this, right? We have done till I think defamation. We are going to start, isn't it? Okay. Any doubts till this point? Any doubts till this point? Okay. Fine. Fine. So I hope you are enjoying this topic, right? You are enjoying the classes overall, or is there any problem? You can tell me. Not only legal, but other classes also, I hope, are going well. I hope yeah, sorry, I got disconnected. Okay. So just sharing the screen once again. Fine. So is this screen visible to you now? Let us start defamation. So what is defamation? In normal day-to-day life, हम defamation किसे बोलते हैं? ओके, तो डिफेमेशन जो नॉर्मली बोलते हैं किसी को बदनाम करना, ठीक है? तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डिफेमेशन इज इन लीगल टर्म्स. या, सो डिफेम मीन्स टू टेक अवे अ पर्सन्स फेम और रेपुटेशन. डिफेम करना मतलब किसी को बदनाम करना, टू टेक अवे समवन्स फेम और रेपुटेशन. दैट इज व्हाट वी मीन बाय डिफेमेशन. ओके, इन टॉर्ट डिफेमेशन इज अनफेयरली कॉजिंग इंजरी टू समवन्स रेपुटेशन. टॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? किसी की रेपुटेशन को अनफेयर वे में इंजरी कॉज करना, नुकसान, इंजरी वाला नुकसान पहुंचाना इज कॉल्ड एज डिफेमेशन. So I will explain it to you now ingredient wise. For defamation to happen, there must be three things that must happen. Ingredients तीन है. सबसे पहला,
किसी के बारे में मैं इंजूरियस, सपोज मैं डिफेंडेंट हूं, ठीक है, मेरे ऊपर किसी ने केस किया है, ठीक है, आई एम द डिफेंडेंट। तो सबसे पहली चीज ये प्रूव होना चाहिए कि मैंने किसी के बारे में इंजूरियस स्टेटमेंट बोला हो। इंजूरियस स्टेटमेंट का मतलब होता है जिसमें कोई सच्चाई ना हो, ठीक है, राइट। तो अगर किसी डकैत को मैं डकैत बोल रहा हूं तो दैट इज नॉट एन इंजूरियस स्टेटमेंट, राइट। बट किसी को ऐसे ही राह चलते आदमी को बोल रहा हूं मैं, यार उससे बच के रहना, यार वो डाकू टाइप दिख रहा है मेरे को, चोर टाइप दिख रहा है मेरे को, बच के रहे। कोई मुझसे पूछा क्यों लग रहा है तुझे, पता नहीं बस मेरे को लग रहा है, तो इवन दैट विल बी डिफेमेशन बिकॉज देयर इज नो बेसिस इन ट्रुथ, ठीक है। तो इंजूरियस स्टेटमेंट का मतलब होता है मन गढ़ंत बातें, ठीक है, कोई बेसिस नहीं है, ऐसे ही रैंडमली किसी के बारे में बुरा बोल रहा हूं। किसके बारे में? प्लेंटिफ के बारे में होना चाहिए। सेकंड इंग्रेडिएंट इज वो प्लेंटिफ के बारे में होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी को भी समझ में आ जाए कि मैं किसको रेफर करके बोल रहा हूं, या तो डायरेक्टली नाम लिया हूं या डायरेक्टली नाम नहीं लिया हूं, तो ऐसा रेफरेंस दे रहा हूं कि सबको समझ में आ गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, या तो मैं डायरेक्टली नाम लेकर के बोल दूं तब तो क्लियर है किसके बारे में, या फिर कुछ ऐसा नाम बोलूं जो सबको पता है किसको रेफर कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हेड ऑफ आवर कंट्री इज अ करप्ट पर्सन। तो यार आप सबको पता है हेड ऑफ द कंट्री कौन है, नाम नहीं लिया तब भी पता है, तो इस ये भी डिफेमेशन हो जाएगा। यहां तक के फुलफिल अबाउट प्लेंटिफ, ठीक है। या फिर लिटिल मास्टर वाज इन्वॉल्वड इन मैच फिक्सिंग। तो अब लिटिल मास्टर सबको पता है सचिन तेंदुलकर का नाम है, अब मैं ऐसे बेसलेस स्टेटमेंट बता रहा हूं और लिटिल मास्टर बोल रहा हूं, और बाद में ये बोला नहीं मैंने सचिन का नाम थोड़ी ना लिया था, मैं तो लिटिल मास्टर बोला। लिटिल मास्टर कोई और भी हो सकता है, भिलाई का कोई है लिटिल मास्टर। So that kind of things will not work. Any reasonable person has believed that I am referring to plaintiff, that is sufficient. Third and the most important thing is it should be published. जो बात इंजूरियस स्टेटमेंट मैंने प्लेंटिफ के बारे में बोली वो पब्लिश होना चाहिए। पब्लिश का मतलब न्यूज़पेपर में आना नहीं है। पब्लिश का मतलब होता है मेरे और प्लेंटिफ के अलावा, यानी जिसके बारे में बोल रहा हूं, हम दोनों के अलावा किसी तीसरे इंसान को वो बात पता चल गई, दैट इज पब्लिश्ड। पब्लिश डज नॉट मीन्स न्यूज़पेपर और बुक में छपना या टीवी में आना। पब्लिश सिंपली मीन्स द थर्ड पर्सन अपार्ट फ्रॉम प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट comes to know about what I am saying. This is defamation. समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो मैं और मेरा फ्रेंड है, दो लोग, हम लोग रूम के अंदर बैठे बात कर रहे हैं। अचानक से मामला कुछ गड़बड़ हो जाता है। मैं उसे बोलने लगता हूं तू चोर है, उचक्का है, और तरीके तरीके की चीजें बोलने लगता हूं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक। जब तक हम लोग आपस में एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं, जो बोलना है बोल रहे हैं, किसी तीसरे को सुनाई नहीं दिया, दिस इज नॉट डिफेमेशन। मैं उसको गाली बक रहा था, चोर डाकू बोला था, वो जाके केस फाइल कर रहा है कि मेरे को डिफेम किया है, तो कोर्ट पूछेगी किसके सामने, कोई थर्ड पर्सन था ही नहीं, तो ये डिफेमेशन नहीं हुआ। समझ में आया? मान लो मैं अपने फ्रेंड को गाली बक रहा हूं और हम दोनों अनजान हैं, रूम के अंदर झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को चोर डाकू सारी तरीके की चीजें बोल रहे हैं, ठीक है। हम अनजान है कि बाहर कोई खड़ा हुआ इंसान इस बात को सुन रहा है। हम अनजान है कि बाहर खड़ा हुआ कोई इंसान इस बात को सुन रहा है। बाद में मेरे फ्रेंड को पता चलता है कि बाहर एक इंसान सुन रहा था। वो कोर्ट में जाता है, केस फाइल करता है। दिस इज डिफेमेशन। दिस इज डिफेमेशन। वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इंटेंशनली किसी को सुना रहा था उसके बारे में बुरी बात, या अनइंटेंशनली सुना रहा था। समझ में आ रहा है? पब्लिकेशन का मतलब क्लियर हुआ ना? इंटेंशन से फर्क नहीं पड़ता। मैं उसको बेसलेस इंजूरियस स्टेटमेंट बोल रहा था, उसके बारे में बोल रहा था, कोई तीसरे इंसान को पता चल गया, भले मैं चाह रहा था या नहीं चाह रहा था, उससे फर्क नहीं पड़ता। दैट विल अमाउंट टू डिफेमेशन। ठीक, तो ये पब्लिकेशन वाला पार्ट क्लियर हुआ। बड़ा एक फेमस केस है ये। एक इंसान ने बंगाली में लेटर लिखा, अपने किसी जिसको भेजना था, बंगाली में लेटर लिख करके उसे भेज दिया। सामने वाले को बंगाली पढ़ना नहीं आता था,
बहुत गाली वाली लिखा था उसमें, उसको चोर डाकू सब बोला था, जो भी था, कंटेंट नहीं पता मुझे। बंगाली में उसे लेटर पढ़ना नहीं आता था, उसने वो उसे पता नहीं था क्या है कंटेंट, उसने किसी और को दिया, पढ़ के बताओ क्या है। तो तीसरे आदमी ने पढ़ लिया। नाउ तीसरे आदमी ने पढ़ लिया तो ये डिफेमेशन हो गया। ठीक है, तो दिस वाज अ फेमस केस। आई डोंट रिमेंबर द एक्चुअल लैंग्वेज किसका ये था, बट दिस वाज द केस। ठीक है, तो द व्हाट वी आर सेइंग इज कि द मोमेंट समवन एल्स कम्स टू नो अबाउट द इंजूरियस स्टेटमेंट, इट इज पब्लिक, इट इज पब्लिश्ड। ओके, तो ये एक एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट प्लेंटिफ के बारे में होना चाहिए। देखो, इस तरीके की बातें कि सारे भारतीय मूर्ख हैं और इस वजह से मैं यूएस में जाके रहूंगा क्योंकि सारे भारतीय मूर्ख हैं, करप्ट हैं, दिस डजंट अमाउंट टू डिफेमेशन, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। नाउ डिफेमेशन नहीं है, हो सकता है कुछ और हो, उस बात को छोड़ देते हैं। दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, इसमें प्लेंटिफ कौन है? सारे भारतीय आलसी हैं। बेसलेस बात है, बट ठीक है, इस तरीके के जनरल स्टेटमेंट प्लेंटिफ के बारे में नहीं है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के बारे में होता तो कुछ करते भी, ये जनरल स्टेटमेंट है, तो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट डजंट क्वालिफाई फॉर डिफेमेशन। थर्ड, इंजूरियस स्टेटमेंट का मतलब, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी क्रिमिनल को क्रिमिनल बोल रहा हूं तो वो इंजूरियस स्टेटमेंट नहीं है। इंजूरियस स्टेटमेंट कौन सा होता है? मनगढ़ंत बातें, बिना किसी सच्चाई के बोली हुई बातें, जिससे किसी को नुकसान हो। आए दिन आप देखोगे कि सेलिब्रिटीज एक दूसरे पर डिफेमेशन का केस लगाते रहते हैं। ठीक है, तो डिफेमेशन का केस कुछ इस तरीके की बातें जो लोग अब मीडिया में कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का जिम्मेदार करण जौहर है, आए दिन सब बोल रहे हैं। नाउ nobody has a proof. I'm not defending anyone right here. I'm not defending anyone. I'm just analyzing the legal angle that people are giving the baseless statement. And this is not about Karan Johar alone. There are so many celebrities जिनके बारे में हम freely फेसबुक में कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी जो मन चाहे वो लिख देते हैं विदाउट एनी प्रूफ। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? किसी से मेरे को बोला था। अच्छा, किसी ने तेरे को बोला था तो तू लिख दे बेटा, सब अंदर जाओगे अगर पुलिस केस हुआ तो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट विदाउट एनी प्रूफ about the plaintiff directly mentioned on the social media, published भी है, they can amount to defamation. Every week you will see one celebrity or the other suing someone else for defamation case. ठीक है, राइट। बात यह है कि इससे रेपुटेशन को इंजरी भी होनी चाहिए ना यार। अब किसी के बारे में बुरी बात बोल रहा हूं बिना बेस के, तो वो तो उससे उसकी रेपुटेशन तो इंजर होगा ही होगा। ठीक है, राइट, ओके। एक चीज और, इतने तक के समझ में आया? अब ना मैं किसी के बारे में स्टेटमेंट बोलता हूं, हाँ, समाद्रिता कभी भी फाइल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब चोरी पकड़ी गई तब केस फाइल होगा। ठीक है, अच्छा। इंजूरियस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं ना। ये बड़ा बड़ा मतलब डाइसी बोलना चाहिए, बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है किस स्टेटमेंट को मैं इंजूरियस बोलूं। ठीक है, एक होता है ओपिनियन, राइट। ओपिनियन अगर मैंने अपनी दी है तो ओपिनियन डजंट क्लासिफाई एज इंजूरियस स्टेटमेंट। अब बात यह है कि यार ओपिनियन के नाम पे तो तुम किसी को भी चोर उचक्का बोल दो, नहीं, वो ओपिनियन नहीं है। फिर ओपिनियन ऐसी चीजें नहीं होती है जो आप किसी को गाली बको और बोलो कि ये तो मेरी ओपिनियन है कि तू चोर है। हट, ये ओपिनियन थोड़ी हुई है, बेसलेस बात है। ओपिनियन कैसी चीजें होती है? ओपिनियन ऐसी चीजें होती है, मुझे लगता है कि भारत की सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। नाउ दिस इज नॉट एन इंजूरियस स्टेटमेंट, दिस इज सिंपली योर ओपिनियन। कब कब ये इंजूरियस हो जाएगा पता है? मुझे लगता है भारत की सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है क्योंकि सबको पैसे खाने हैं, एकदम करप्ट है। तो आप भारत सरकार को डिफेम कर रहे हो। गॉट द डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड इंजूरियस स्टेटमेंट? क्रिकेट में, फुटबॉल में आपने कमेंट्री देखी होगी, क्रिटिक्स बुक रिव्यू लिखते हैं, मूवी रिव्यू लिखते हैं, तो उसमें वो जो क्रिटिसिज्म करते हैं, अगर वो ओपिनियन क्लासिफाई होगा, अगर वो फेयर क्रिटिसिज्म है। ठीक है, मतलब ये बोलना कि विराट कोहली ने ये गलत स्ट्रैटेजी यूज की है और सिली स्ट्रैटेजी है, ये यूज नहीं करना चाहिए था, दैट इज ओपिनियन। ऐसा बोलना कि विराट कोहली ने गलत स्ट्रैटेजी यूज की है, लगता है मैच फिक्स है, नाउ दैट इज नॉट ओपिनियन, दैट इज इंजूरियस स्टेटमेंट। गॉट इट? समझ में आया? ठीक है, समझो, मतलब किसी भी चीज का अगर प्रूफ दिया जा सकता है
और मैं बिना प्रूफ के बात कर रहा हूं तो वो बेसलेस स्टेटमेंट हो गया। किसी चीज का प्रूफ नहीं दिया जा सकता तो वो ओपिनियन ही है, मेरी राय से ऐसा करना चाहिए, तो दैट इज एन ओपिनियन। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है लिबेल और एक होता है स्लैंडर। लिबेल क्या होता है देखें, लिबेल मतलब होता है डिफेमेशन बाय रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स, पिक्चर्स और इन एनी फॉर्म अदर देन स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर्स। लिबेल होता है परमानेंट इन नेचर। परमानेंट इन नेचर का मतलब क्या होता है, आगे इसे रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लिखित है, पिक्चर्स के फॉर्म में है या प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, उसे बोला जाता है लिबेल। स्लैंडर क्या होता है, ये टेम्पररी होता है, बोली हुई बात है, ये लिखित बात नहीं है, टेम्पररी है। ऑफेंडिंग मटेरियल पब्लिश्ड इन सम फ्लीटिंग और ट्रांजिटरी फॉर्म एज बाय स्पोकन वर्ड्स और साउंड्स, साइन लैंग्वेज, जेस्चर्स एंड द लाइक। ठीक, तो लिबेल इज परमानेंट डिफेमेशन दैट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड and slander is a temporary defamation. Got it, guys? Can I move ahead? Okay, guys, let us solve this question. सब्सटैंशियल ट्रुथ मतलब जिस बात में सच्चाई हो, सब्सटेंशियल मतलब एविडेंस है जिसका, ठीक है, सब्सटैंशियल, ठीक है। I have received 3 answers. What are others doing today? बस 4-5 लोग ही जवाब दे रहे हैं। Very good. All of I have received 5 answers now. आर्या गोयल, रुद्रांश, गुड, रुद्रांश ने भी आंसर दिया। प्रिंस, राशि, श्रेया, प्लीज आंसर्स। आंसर इज बी, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। 6 लोगों ने, 7 लोगों ने आंसर दिया, सबने सही आंसर दिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल 1 डिफेमेशन का है। प्रिंसिपल 2 सब्सटैंशियल ट्रुथ इज एब्सोल्यूट डिफेंस टू डिफेमेशन, मतलब डिफेंडेंट जो है वो बोलेगा, वो ये डिफेंस को यूज कर सकता है, डिफेंडेंट के पास ये डिफेंस अवेलेबल है, डिफेंडेंट के पास ये डिफेंस अवेलेबल है कि वो ये बोले मैं जो बात बोल रहा था उसमें सच्चाई है। अपन ने देखा था ना, इंग्रेडिएंट 1 क्या था, कि जो बात बोल रहा हूं वो बेसलेस होना चाहिए। तो वो बोल रहा है डिफेंडेंट ये वाला चीज यूज कर सकता है, अगर बात बेसलेस नहीं है तो बोल सकता है, अगर उसमें सच्चाई है तो वो बोल सकता है कि मैंने जो बोला वो सच है, इस वजह से वो डिफेमेशन नहीं होगा। सो दिस इज अवेलेबल टू डिफेंडेंट, डिफेंसेस आर ऑलवेज अवेलेबल टू डिफेमेशन, अवेलेबल टू डिफेंडेंट। तो फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं, इन अ कोर्स ऑफ प्रोग्राम सबकी अदालत, द एडिटर ऑफ बिंदिया टीवी भरत शर्मा अक्यूजेस मितार सिंह अ पॉलिटिशियन। तो एक टीवी एंकर ने एक पॉलिटिशियन को बोला कि you have funneled hard-earned money of taxpayers towards his enjoyment of life. ये पॉलिटिशियन से ने पिछले कन्विक्टेड है ये पॉलिटिशियन कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स किया है,
ठीक है, एम्बेजलमेंट मतलब चोरी होता है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब गैर कानूनी काम, और जो फंड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, उस फंड का गलत इस्तेमाल किया है। मितार सिंह भरत शर्मा को स्यू करते हैं डिफेमेशन के लिए, तो भरत शर्मा कैन यूज दिस एज अ डिफेंस। ठीक है, डन, आगे बढ़े। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं करते हो तुम लोग कि भाग जाते हो ये क्लास ऑन करके? एक काम करते हैं, मेरे को एक बार वीडियो स्टार्ट करके दिखाओ अपना सब। हाउ मेनी ऑफ यू आर सिटिंग, हाउ मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी? वीडियो ऑन करो तो। Shrey is there. Let me see the attendance. Let me mark the attendance through this. Okay, Rudransh is there. Shreya, Prince, Shreya, तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? अनस, अदिति, ओके, ठीक है। ये कौन नहीं सुन रहा है भाई? हाँ ठीक है। तनिष्का, तमन्ना, तनिष्का एंड तमन्ना, यू आर देयर? दो लोगों का वीडियो चालू नहीं हुआ। आर्या गोयल, वीडियो चालू नहीं हुआ। यू आर देयर इन द क्लास और नॉट? ओके, तनिष्का, ओके, सुन रहे हो ना? रिस्पॉन्स दो। ठीक है, चलो ऑफ कर लो वीडियो, क्लास आगे बढ़ाते हैं। स्टॉप योर वीडियोस। ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा चलो अगला करो तो, ये वाला प्रॉब्लम। Okay, so I have received quite a few answers. The case must be very clear to you, right? So answer is not D. Somebody is saying D. There was no injury to reputation. Cohabitation is common in this day and age. बेटा ऐसा है कि कहीं पर ये वाला ज्ञान नहीं दिया है कि कोहैबिटेशन अभी कॉमन है या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट एट ऑल गिवन, सो वी कैन नॉट से डी एज द आंसर। ठीक, नाउ अब द थिंग इज दैट र्यूमर चालू किसी और ने किया और फैलाया किसी और ने, स्यू कौन होगा? दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आग लगाया वो तो ठीक है, आग को जिसने भड़काया है, आगे बढ़ाया है, इवन दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज जैसा मैंने बोला, आप फेसबुक में ऐसे कमेंट डाल दो कि किसी ने मुझे बोला था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, those kind of arguments are not valid. Everybody involved can be sued. ठीक है, तो आंसर इज बी, द एक्शन इज मेंटेनेबल एज देयर वाज पब्लिकेशन एट बोथ स्टेजेस।
दोनों स्टेज में पब्लिकेशन हुआ, बॉस ने किसी और को बताया, किसी और ने किसी और को बताया, और एक्स और वाई का मन है कि उसे किसे स्यू करना है और किसे नहीं करना है। ठीक है, तो आंसर इज बी, राइट। तो सम ऑफ यू गिव द राइट, मोस्ट ऑफ यू गिव द राइट आंसर। अच्छा, सौम्या सी भी इसलिए नहीं है क्योंकि ये भी एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है, इट वायलेट्स आर्टिकल 14। मेरे को आर्टिकल 14 क्या है यहाँ पर नहीं दिया है, मैं उसको अप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ कॉमन सेंसिकल चीजें अप्लाई कर सकता हूं। तो बात यह है कि मैं इसमें ये क्या बोलूं, मेरे को टॉर्ट में क्या तीन चीजों की जरूरत है। टॉर्ट में मैंने जो पढ़ा है, हमने जो अभी देखा है उसमें यह है कि इंजूरियस स्टेटमेंट है क्या, तो हाँ है। ठीक, दूसरा, इंजूरियस स्टेटमेंट के बाद प्लेंटिफ के बारे में है क्या, तो हाँ वो तो एक्स और वाई के बारे में ही था। और तीसरा, पब्लिश्ड है क्या, हाँ पब्लिश्ड भी है। कहीं भी इंग्रेडिएंट में हमने ये नहीं देखा था कि इसमें जो र्यूमर को चालू किया है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, बाकी नहीं होंगे। अगर अगर दिया नहीं है तो हम यही मानेंगे कि एनीबडी हु फुलफिल्स दीज थ्री क्राइटेरिया विल डिफेम। So both secretary and boss fulfills these three criteria. That is why A is not the answer. Got it? हमें ये तीन इंग्रेडिएंट देखना है, दोनों के दोनों ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर एक चीज और लिखी होती, मान लो कि सोर्स कौन है, तो सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, सिर्फ बॉस होता। इज दिस क्लियर क्वेश्चन? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। किसी ने मेरे से एक बार पूछा भी था क्लास में, व्हाट इज मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। ये है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। क्या होता है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन? मैलिस का मतलब होता है इल विल, किसी के प्रति खराब इच्छा रखना, इल विल। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन में क्या होता है, यू फाइल अ फॉल्स क्रिमिनल केस विदाउट रीजनेबल कॉज एंड विथ इंटेंट टू हार्म समवन। आप किसी के ऊपर एक फॉल्स क्रिमिनल केस लगाते हो, आपके पास कोई रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए, और सिर्फ इंटेंशन यही था कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाओ। ठीक है, तो क्या होगा ऐसे केस में, क्या होगा, सामने वाला तो छूट जाएगा क्योंकि आपके पास कोई रीजनेबल कॉज नहीं था, प्रूफ मिलेगा नहीं, तो वो छूट जाएगा। अब जब वो छूटेगा तो वो आपके ऊपर केस फाइल करेगा और बोलेगा कि यू हैव मैलिशियसली प्रोसिक्यूटेड हिम। सो लेट अस अंडरस्टैंड, ए एंड बी दोनों एनिमी है। ए ने सबक सिखाने के लिए बी पर एक केस फाइल किया, मनगढ़ंत केस फाइल किया ए ने बी के ऊपर कि बी ने चोरी की है मेरे घर में। ठीक, कोई रीजनेबल कॉज नहीं था, बस इंटेंशन ये था कि बी को सबक सिखाया जाए। ऑफ कोर्स कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि बी ने चोरी नहीं की है। नाउ व्हाट बी कैन डू इज, बी कैन फाइल केस अगेंस्ट ए दैट दैट ए हैज मैलिशियसली, आउट ऑफ मैलिस, उसे प्रोसिक्यूट किया था। ठीक, ये समझ में आया साइकिल? यस, ओके। तो अब देखते हैं ये 5 इंग्रेडिएंट जो है ये क्या है। ऑलराइट, सो फर्स्ट इज द प्रोसिक्यूशन शुड बी बाय टॉर्टफीजर और डिफेंडेंट। देखिए, पहले केस में जो डिफेंडेंट था ना, पहले केस में ए और बी वाला जो मैंने बताया था, ए ने बी के ऊपर स्यू किया था कि बी ने चोरी की, तो डिफेंडेंट कौन होगा इसमें? बी। डिफेंडेंट यानी जो अपने आप को डिफेंड करता है, प्लेंटिफ यानी जो केस फाइल करता है। तो बोल रहा है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का जो केस है ना, वो हमेशा डिफेंडेंट फाइल करता है, वही तो मैं यहाँ पे लिखा, डी विल फाइल केस ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट ए। तो द प्रोसिक्यूशन इज बॉट बाय डिफेंडेंट, ये बोल रहा है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन इज बॉट बाय डिफेंडेंट। ठीक है, तो इट्स ब्रॉट बाय डिफेंडेंट फर्स्ट। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि बिना रीजनेबल कॉज के मेरे ऊपर केस फाइल किया गया था, खराब इच्छा से केस फाइल किया गया था, ये भी होना चाहिए, विथ मैलिस भी होना चाहिए, है ना। मेरे ऊपर बिना रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज के बुरा चाहने के वजह से, यानी इंटेंशन भी जरूरी है, चाहत भी बुरी होनी चाहिए, इंटेंशन के वजह से केस फाइल किया था और एक्विट भी हो गया था।
ठीक है, तो आई हैव बीन एक्विटेड, तो ये प्लेंटिफ नहीं है, डिफेंडेंट ही है। बी बोल रहा है कि मेरे को एक्विट, एक्विट का मतलब क्या होता है? कोर्ट ने बरी कर दिया, फ्री। देखो एक चीज देखो, अगर ए ने बी पे केस फाइल किया, बी मुजरिम निकला, तो बी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल नहीं कर सकता ना। फिर मैलिस क्या, तुम तो गुनाहगार थे, तो गुनाहगार को अगर ऐसे कोई गुनाहगार था, क्रिमिनल था, उसके वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल नहीं कर सकता। बी कब फाइल कर सकता है? जब कोर्ट उसे रिहा कर दिया हो कि इसने कुछ गलत काम नहीं किया है, तब बी फाइल करेगा कि अच्छा मैंने गलत काम नहीं किया, ये प्रूव हो गया। इवन देन विदाउट एनी प्रोबेबल कॉज ए सूड मी। ठीक है, जिससे मेरे को कुछ डैमेज हुआ, ऑफ कोर्स रेपुटेशन का डैमेज है। ठीक है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, राइट। इसको मैं अभी रब करता हूं, अब कब कब ये होगा मैलिस और कब कब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। ए और बी हम लेते हैं, दोनों दुश्मन हैं। ए और बी दोनों दुश्मन हैं। एक दिन ए अपने घर में खड़ा है टेरेस में। बेटा अदिति, वो यहाँ पे हम किसी भी चीज की पनिशमेंट डिसाइड नहीं कर रहे हैं। आप ये इररिलेवेंट क्वेश्चन मत पूछो, व्हाट आर द पनिशमेंट फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, दैट डिपेंड्स अपॉन द जज। जेल भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल पेनल्टी। प्लीज फोकस ऑन व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। ओके, ए और बी जो दुश्मन है। ए एक दिन अपने घर की टेरेस में खड़ा है, कुछ दूरी पर एक चोरी हो रही है। जो आदमी चोरी कर रहा है वो बी के जैसा दिख रहा है, वो बी के जैसा दिख रहा है। और कोई रीजनेबल इंसान यही सोचता कि ये बी है, वही हाइट, वही हेल्थ, चेहरा नहीं दिख रहा है बट बी के जैसा दिख रहा है। ए को लगता है कि अरे बी चोरी कर रहा है, चलो ये मौका है इसे सबक सिखाने का। ए बी के अगेंस्ट केस फाइल कर देता है कि चोरी बी ने की है। बट बी को जेन्युइनली लगा भी था कि बी ही है, सॉरी ए को लगा था कि बी ही है, और उसे मौका भी मिल गया कि चलो अब सबक सिखा ही देता हूं, चोरी कर रहा है, मैं देख लिया और सबक सिखाता हूं। बाद में ये प्रूव होता है कि बी तो वहां था ही नहीं और बी ने चोरी नहीं की है। अब बी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस ए पे फाइल करता है। कैन बी डू दैट? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू, कैन बी डू दैट? इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करके देखो। तो अपेक्षा इज सेइंग नो, श्रेया इज सेइंग यस, Avni is saying yes, Soumya is saying yes. All right. Anas is saying no. Aanchal is saying yes. अपेक्षा नहीं था, ओके। नो, राशि, ठीक, नहीं फाइल कर सकता, नहीं फाइल कर सकता। मैं कहानी में 3 बार बोला कि ए और किसी भी रीजनेबल इंसान को लगता कि बी ही है। दीदी बंद करो। मैंने बोला था कि किसी भी रीजनेबल इंसान को बी ही लगता, तो यहाँ पे रीजनेबल कॉज तो था, सेकंड एलिमेंट फुलफिल हो गया। उसके पास रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए था, पांचों एलिमेंट फुलफिल होना चाहिए, मैलिस तो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। एक भी फुलफिल नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं था। गॉट इट? व्हाट वी हैव स्टडीड, ऑल द इंग्रेडिएंट शुड बी फुलफिल्ड, ऑल द इंग्रेडिएंट शुड बी फुलफिल्ड। 5 के 5 इंग्रेडिएंट फुलफिल होने चाहिए। तो यहां पर ये वाला जो इंग्रेडिएंट है उसके पास रीजनेबल कॉस्ट तो था ही, वो ये सोचा कि चलो सबक सिखाने का मौका भी मिल गया, तो मैलिस भी था। यार अब ऐसा है ना, आपका कोई दुश्मन है, अगर आपके दुश्मन ने कोई गुनाह किया है तो आप उस पर केस फाइल करोगे, भले मन मन खुश भी रहोगे, मैलिस भी है आपके मन में, ठीक है, मैलिस चलता है, बट रीजनेबल कॉज भी तो एलिमेंट है, तो लुक एट दैट एलिमेंट। गॉट इट? ठीक है। तो दोनों चीजें का होना जरूरी है, खराब सोच और बिना प्रोबेबल कॉज के। ठीक है, राइट। सो प्लीज मुझे जल्दी बताएं, कोई डाउट है क्या, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं।
अवनी, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? ओके ओके, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मैलिस भी नहीं होती है और प्रोबेबल कॉज भी होता है। अब मैलिस भी नहीं है, प्रोबेबल कॉज भी नहीं, तब तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस नहीं होगा। एक और आपको मैं चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। देखिए, कोई भी जब क्राइम होता है ना, तो सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं, क्राइम में, टॉर्ट्स में नहीं। एफआईआर पुलिस लिखती है, पुलिस एफआईआर में जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसकी रिपोर्ट जो है वो जुडिशरी को सबमिट करेगी, ठीक है? नो भी हो सकता है, मतलब ये बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए ने बी के खिलाफ केस के एफआईआर लिखवाया था, पुलिस ने एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन किया और पुलिस ने बोला नहीं, बी ने कोई क्राइम नहीं किया है, बी ने कोई क्राइम नहीं किया, मान लो पुलिस ने ये बोल दिया, ठीक, राइट? एक ये चीज हो सकती, दूसरी चीज ये हो सकती, पुलिस ने पाया कि शायद बी ने क्राइम किया, इसलिए इसे जुडिशरी के पास लेकर के गए और इसको प्रोसिक्यूट किया। प्रोसिक्यूशन चालू तभी होता है जब केस जज के पास जाता है। पुलिस एफआईआर इज नॉट अ प्रोसिक्यूशन, पुलिस एफआईआर इज नॉट अ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब द कोर्ट, द केस शुड गो टू जुडिशरी, ठीक है? तो बोलने का मतलब, ये मैं पूरी बात इसलिए बता रहा था कि अगर ए ने बी के खिलाफ कोई केस फाइल किया है, केस बेसलेस था और सिर्फ मेलिस के वजह से था, पुलिस ही अगर केस को रिजेक्ट कर देती है और बी जाके अब मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल करेगा, तो नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है? प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होना चाहिए था का मतलब ये है कि जब ए ने पहली बार बी के खिलाफ केस फाइल किया था, तो वो केस जज के सामने गया हो, जज ने फैसला सुनाया हो, वो होता है प्रोसिक्यूशन। पुलिस ने ही रिजेक्ट कर दिया हो तो प्रोसिक्यूशन ही नहीं हुआ। अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ तो बी ए के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता, ठीक है? तो इस वजह से इसे प्रोसिक्यूशन बोला गया है, नॉट सिंपली फाइलिंग अ कंप्लेंट, ठीक है? ओके, तो बात यह है कि यहाँ पर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था। पुलिस ने ही यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था और ये बोला कि ही हैज नॉट डन एनी क्राइम। उन्हें मजिस्ट्रेट को तो रिपोर्ट सबमिट करी, बट वो यही बोला कि हैज नॉट डन एनी क्राइम, तो प्रोसिक्यूशन ही स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है? तो दिस इज नॉट अ केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ठीक है?
नेक्स्ट देखो, ओके, बी बी ओके। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ए और बी में मैं किसे मार्क करूं, ठीक है, ए और बी में मैं किसे मार्क करूं? आप अब देखो, हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे देना चाहिए, प्रिंसिपल को कि फैक्ट को? ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें किसे देना चाहिए, प्रिंसिपल को कि फैक्ट को? प्रिंसिपल को, ठीक है। अब ये तो हमें क्लियर है कि तारा इज नॉट लायबल। तो अब देखो कि प्रिंसिपल में क्या है, मैलिस है, प्रिंसिपल में मैलिस लिखते हैं कि मिस्टेकन बिलीफ लिखते हैं? प्रिंसिपल में मैलिस लिखते हैं कि मिस्टेकन बिलीफ? यहां पर क्या लिया है प्रिंसिपल में? मैलिस, राइट। तो आंसर वुड बी ए, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूजन हो, ये ऑप्शन अच्छा बना हुआ था दोनों, कभी भी कंफ्यूजन हो तो हमें जो प्रिंसिपल में जो मेंशन्ड है उसके हिसाब से आंसर मार्क करना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करो। ऑप्शंस नहीं है इसमें, आप ऐसे ही आंसर बताएंगे? सौम्या, थोड़ा सा ठीक से पढ़ो क्वेश्चन। या तो बाकी सबका सही है, ही कांट स्यू। क्यों स्यू नहीं कर सकता मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए? क्योंकि कोर्ट ने क्या पाया, कोर्ट ने ये पाया कि वो गिल्टी था। तो भैया हम तो एक कंडीशन ये देखे थे ना, इंग्रेडिएंट ये देखे थे ना कि एक्विट होना चाहिए, फ्री होना चाहिए।
ठीक है, गिल्टी नहीं होना चाहिए। द प्रोसिक्यूशन टेक्स इट्स कोर्स, सर्टेन फैक्ट्स कम टू लाइट एंड कोर्ट होल्ड्स चांदी गिल्टी। कोर्ट चांदी को गिल्टी पाती, तो जो गिल्टी पाया गया है, जो वैसे ही क्राइम किया है, वो थोड़ी ना आकर के केस फाइल करेगा कि मेरे अगेंस्ट केस किसी और ने फाइल किया था। तो ऐसे तो कभी कभी कोई जाओगे ही नहीं, कुछ गलत काम हुआ तो किसी के अगेंस्ट केस फाइल करने। सो दिस इज गिवन। व्हाई सौम्या, व्हाई? ये तो बहुत सिंपल और डायरेक्ट था। तो जस्ट सौम्या, इफ यू कैन टेल मी, इज देयर एनी डाउट? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। कि वो मिस हो गया लाइन पढ़ना। अच्छा, ऑटो करेक्ट, अरे ठीक है। Okay, now what we will do is we will start off with the next slide. Just 2 minutes, हाँ। अच्छा, एक चीज आप लोगों को पता है ना, शाम को 6 बजे एक सेशन है। तो आई होप एवरी 4 लोगों ने बस यस बोला है। कल ग्रुप में मैंने डाला था, सबके ग्रुप में डाला था, मुझे सबका यस चाहिए। 5 लोगों ने यस बोला है अभी तक के। तन्मय, ओके। तो आई होप यू ऑल आर अटेंडिंग दैट। आई विल शेयर द लिंक शॉर्टली आफ्टर द क्लास। एक बार बस प्रायर रजिस्ट्रेशन कर लेना उसमें, ताकि बाहर के कोई लोग ना आ पाए, मतलब बाहर के अनरजिस्टर्ड लोग ना आ पाए। आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो क्लैट के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन ब्रिंग देम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ टॉर्ट्स, एंड दैट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी। ठीक है, हमने क्या क्या तरीके की लाइबिलिटी पढ़ ली है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी हम अभी पढ़ेंगे। ओके, ये वाली स्लाइड एक बार पढ़ो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पूरी स्लाइड आप एक बार पढ़ो। ओ, स्लाइड इज नॉट विजिबल। ओके ओके ओके, सॉरी। मैं फिर से शेयर करता हूं। इज इट विजिबल नाउ? Even now it is not visible. Oh, what has happened? Just give me a minute, let me check. अभी दिख रहा है? ओके ना, ठीक है, ठीक। ये वाली स्लाइड आपको बोल रहा था, फर्स्ट स्लाइड आप पढ़ो, देन आई विल एक्सप्लेन।
ओके, पढ़ लिए। वाइकेरियस वर्ड का मीनिंग होता है बोरोड। वाइकेरियस वर्ड मींस बोरोड, ठीक है। सेकंड हैंड, बोरोड मतलब बोल रहा है ये ऐसी लाइबिलिटी है जो तुमने खुद तो नहीं किया है, बट तुमने बोरो कर ली है किसी और से, ठीक। तो टिपिकली हमने अभी तक के पढ़ा है, मैं उन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं जो मेरी वजह से हुआ है, भले वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो या एक्चुअल एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो, उन चीजों के लिए लाइबल जो मेरी वजह से हुआ है। ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसमें आपके बिहाफ में कोई काम कर रहा था, उसने गलत काम कर दिया तो आप लायबल हो गए, ठीक है। दिस इज टिपिकल मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप that comes into the vicarious liability. Master servant relationship, what we are saying is this: I am liable for an act that I have not committed. I have not done it, but I have authorized it or caused it to be done. जैसे कि मेरे ड्राइवर ने नेग्लिजेंटली कार चलाई और किसी को मार दिया, I will be liable for it because he was driving my car under my order and authorization, ठीक है। वाइकेरियस लाइबिलिटी दो चीजों में अराइज होती है, एक मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप और एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। दोनों ही सिमिलर है, मास्टर सर्वेंट और प्रिंसिपल एजेंट, ठीक है। इसके दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला रिक्वायरमेंट, टॉर्ट है वो मेरे सर्वेंट या एजेंट के जरिए हुआ हो। सेकंड है उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ हो। अब मैं इन चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ मास्टर सर्वेंट एंड वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ ड्राइवर, राइट। सो इसके थ्रू आप समझ जाना, बाकी चीजों का एग्जांपल भी सिमिलर होगा। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो क्या है, क्या बोल रहा है, दो चीजें बोल रहा है। एक, टॉर्ट मेरे सर्वेंट के से होना चाहिए कमिट, दूसरा वो उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। तो अब फॉर एग्जांपल, पर्सन ए इज माय ड्राइवर। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझाना चाहता हूं मैं पहले। ड्राइवर का कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या आएगा, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है ड्यूटी में क्या क्या आएगा। ड्राइवर की ड्यूटी है ऑफकोर्स कार चलाना तो है ही, कार को मेंटेन रखना, कार में पेट्रोल डलवाना, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द कार और व्हीकल इज द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ड्राइवर, ठीक। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जो ड्राइवर को जब जॉब में रखते हैं तो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं या एग्रीमेंट साइन करवाते हैं कि ये तेरा काम है? कोई नहीं करवाता। जाहिर सी बात है, कुक को रखते हो तब भी नहीं कराते। कुक के भी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या आएगा, खाना बनाना, किचन को साफ सुथरा रखना और जो भी चीजें रिलेटेड है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू कुक का कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक। ड्राइवर का कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख लिए। आप बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका भी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफाइंड है, ठीक है। कंपनी में डेकोरम मेंटेन करना, दूसरों को गाली नहीं बकना, कंपनी की इंफॉर्मेशन इधर से उधर नहीं करना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक, राइट। सो व्हाट वी आर सेइंग इज फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड। सो इवन फॉर ड्राइवर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ड्राइवर का केस अपन लेकर के चलते हैं। तो मान लो मेरा ड्राइवर मेरे से बिना पूछे मेरे किचन में घुस करके खाना बनाने लग जाए और उसकी लापरवाही की वजह से ब्लास्ट हो जाता है, उसकी लापरवाही की वजह से सिलेंडर कुछ फट जाता है, आग लग जाती है, जिससे पड़ोसियों को भी नुकसान हो जाता है। दे sue me and they want compensation from me. Can I be vicariously held liable for my driver's mistake? No. Why? Because cooking was not his course of employment. वो अपने मन से घुस करके खाना बनाने लगा, that wasn't his course of employment, ठीक, isn't it? हाँ, अगर मैं उसे बोलता कि आज खाना तू बना ले, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको ऑथोराइज कर दे रहा हूं। मैं अगर बोल दिया कि आज खाना तू बना दे यार, कुक नहीं है, तू खाना बना दे, मैंने ऑथोराइज कर दिया और फट गया, देन आई विल बी लायबल। आग लग गई, देन आई विल बी लायबल बिकॉज नाउ आई हैव ऑथोराइज्ड हिम, ठीक है। समझ में आया? अभी हम इसको डिटेल में देखते जाएंगे, थोड़ा बड़ा ट्रिकी टॉपिक है ये। तो अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मास्टर सर्वेंट में सर्वेंट कौन होता है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। सर्वेंट के दो चीजें, दो कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी है। एक, वो आपका एम्प्लॉय हो, ठीक है।
और दूसरा आपके डायरेक्शन और कंट्रोल में काम कर रहा हो, उसी को आप अपना सर्वेंट बोल सकते हैं। आप भी अगर कहीं जॉब करेंगे तो यू विल बी सर्वेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो वन, anybody should be employed and the person should be working under direction of and control of the master, ठीक। तो मास्टर, फॉर मास्टर एम टू बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सर्वेंट देयर मस्ट बी अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। तो आपने अपनी कार एक गैरेज ओनर को गैरेज में दी थी बनने के लिए, वो गैरेज वाला देखा है ना, गैरेज वाले कार बनाते हैं, फिर उसके बाद कार चला करके देखते हैं और बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, फर्स्ट गियर में कार उठा देते हैं, मतलब फर्स्ट गियर में तो सभी उठाते हैं, उसको तेजी से उठाते हैं, आवाज आती है जोर से, रैश ड्राइविंग, किसी को मार दिया, तो विल यू बी हेल्ड लायबल फॉर द गैरेज ओनर्स मिस्टेक? Will you be held liable for the garage owner's mistake? Again, answer is no. Why? Because there wasn't any master servant relationship. Car was yours of course, but there wasn't any relationship of master servant, ठीक है, राइट। तो इसलिए आप लायबल नहीं होगे इस केस में। ऐसे ही अपन अपने रिलेटिव वगैरह को गाड़ी दे देते हैं और उन्होंने ठोक के किसी को मार दिया, आप लायबल नहीं होगे, गाड़ी आपकी थी, फंसोगे जरूर, बट लाइबिलिटी आप पे पास नहीं होगी कि जो मरा है उसको कंपेंसेशन भी आप दोगे, दैट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है, बिकॉज देयर वाजंट एनी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। हाँ, इफ योर ड्राइवर डज दैट देन यू हैव टू पे, बिकॉज देन देयर इज अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। व्हाई दिस हैज टू बी डन, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये क्यों जरूरी है ऐसा 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 मास्टर को पे करना? क्योंकि ना वर्किंग एनवायरनमेंट में ये माना जाता है कि सर्वेंट जो भी काम कर रहा है, अच्छा या बुरा, उसमें मास्टर का कहीं ना कहीं तो से है। मास्टर का कहीं ना कहीं से बोलना मतलब बोल के बोली हुई बात नहीं, मतलब मास्टर के डायरेक्शन में ही कर रहा है, इस वजह से मास्टर लायबल होना चाहिए। दूसरी चीज जो कि छोटा रीजन है, बट एक फिर भी एक रीजन है जरूर, ज्यादा बड़ा रीजन जो था वो मैंने बता दिया कि ये माना जाता है कि मास्टर के डायरेक्शन में काम कर रहा है। दूसरा छोटा सा रीजन ये भी है कि जनरली स्पीकिंग एम्प्लॉय जो होते हैं, जैसे कि ड्राइवर हो गया, कुक हो गया, या घर के सर्वेंट हो गए, दे आर नॉट फाइनेंशियली वेरी केपेबल। अगर किसी का नुकसान हो गया तो दे कांट कंपेंसेट फाइनेंशियली, तो मास्टर बियर्स द कॉस्ट, ऑल्दो दिस इज अ स्मॉल रीजन फॉर मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, ठीक। तो हमें सबसे पहले यही देखना है कि भैया जिस आदमी से मेरी जिसका कंपेंसेशन में बियर कर रहा हूं वो मेरा सर्वेंट है कि नहीं। सर्वेंट है कि नहीं के लिए दो टेस्ट है, हायर एंड, और दोनों टेस्ट अगर सही है, दोनों टेस्ट में आंसर यस आएगा तो ही कोई मेरा सर्वेंट है। यानी पहला टेस्ट है हायर एंड फायर टेस्ट। हायर एंड फायर टेस्ट का मतलब ये होता है मैं किसी इंसान को हायर कर सकता हूं और अगर उसको मन करे तो उस इंसान को फायर कर सकता हूं, नौकरी से निकाल सकता हूं, तो मैं उसे अपना सर्वेंट बोल सकता हूं। बट ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ये फर्स्ट टेस्ट फुलफिल हुआ। यानी आप अपने ड्राइवर को जब चाहो ड्राइवर रख सकते हो, जब चाहो निकाल सकते हो। आप जहां पर जॉब करोगे आपको कंपनी रखती है, आपको निकाल सकती है। फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ बीइंग सर्वेंट, ठीक है। बट दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। The second criteria is also equally important, that my servant is completely working under my direction and control. मतलब मैं जो बात बोलता हूं वो उसी को मानेगा और पूरा का पूरा कंट्रोल मेरा है। इसी वजह से जब आप ओला कैब बुक करते हो तो वो उसका ड्राइवर हायर एंड फायर टेस्ट में तो आपके आप बोलोगे कि सर्वेंट है, क्योंकि आप चाहो तो गाड़ी से उतर जाओ, बट डायरेक्शन एंड कंट्रोल आपका नहीं है उसके ऊपर। He doesn't work under your direction and control, so that is why he is not your servant, right? That is why independent contractors, घर में इलेक्ट्रिशियन को बुलाए, प्लम्बर्स को बुलाए, यहाँ ट्रिकी एरियाज लिखा है। That's why independent contractors are no one's servant, because they do not work for anyone in particular, they do not work for direction, under direction and control of anyone, ठीक है। तो सर्वेंट के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है, ठीक है। एजेंट क्या होता है? एजेंट ये होता है कि एजेंट थोड़ा स्किल्ड आदमी होगा, मैंने अपना कोई काम करने के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर दिया है तो वो मेरा एजेंट है। सबसे कॉमन हम इंश्योरेंस एजेंट देखते हैं, सबसे फिर दूसरा कॉमन हम देखेंगे मुझे मेरा घर सेल करना है या परचेस करना है तो मैं एक
रियल एस्टेट एजेंट अपॉइंट कर देता हूं, वो मेरे बिहाफ में काम कर रहा है। चार्टेड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, दे आर ऑल एजेंट्स ऑफ देयर क्लाइंट। चार्टेड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, दे आर ऑल एजेंट ऑफ देयर क्लाइंट्स, ठीक है ना। तो मेरे लॉयर ने कोई गलती की तो उसका खामियाजा तो मैं ही भुगतूंगा। मेरा चार्टेड अकाउंटेंट ने टैक्स ठीक से नहीं पे किया तो खामियाजा तो मुझे ही भुगतना है। सिंपल सी बात है। जब लॉयर अच्छा काम कर रहा है, मेरा एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, कोई भी अच्छा काम कर रहा है, तो जो प्रॉफिट होगा वो मेरा है, तो उसकी बेवकूफी की वजह से जो नुकसान होगा वो भी मेरा। बड़ा सिंपल है लॉ, ठीक है ना। मेरा एम्प्लॉय जो प्रॉफिट कमा रहा है वो तो मैं ही रखता हूं, उसको तो सिर्फ सैलरी देता हूं, तो उसकी वजह से जो नुकसान होगा वो भी मेरा है। गॉट इट? यहां तक के समझ में आया? अभी सर्वेंट हमने डिफाइन किया, अब हम देखेंगे कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है, ठीक है, देखते हैं। फॉर मास्टर और प्रिंसिपल टू बी लायबल फॉर सर्वेंट एज एजेंट, देयर मस्ट बी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप एंड प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। फर्स्ट हमने देख लिया। एंड द एक्ट मस्ट बी डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एजेंसी। इसका मतलब क्या होता है? कब मैं बोलता हूं कि कोई जो वो काम कर रहा है वो उसका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था या नहीं था? तो पहली चीज, या तो नाउ यहां पे और वाली चीजें, हाँ, एक्ट डन इज अ रॉन्गफुल एक्ट ऑथोराइज्ड बाय मास्टर। तो मेरे सर्वेंट ने कोई गलत काम किया है, एक्ट डन इज अ रॉन्गफुल एक्ट, उसने कोई गलत काम किया और मैंने ही उसे ऑथोराइज किया था, ऑब्वियसली तब तो मैं लायबल होऊंगा ना। मैं बोल रहा हूं जाकर के मार दे उसे, उसने मार दिया, हु विल बी लायबल? एक्ट डन इज रॉन्गफुल, यस, मारा। क्या मैंने ऑथोराइज किया था? हाँ मैंने ऑथोराइज किया था, तो आई एम लायबल, मास्टर इज लायबल। दिस वन इज वेरी सिंपल, राइट? या फिर मास्टर कब लायबल होगा? या तो इस केस में लायबल होगा कि मेरे एम्प्लॉय ने गलत काम किया और मैंने ऑथोराइज किया था, आई एम लायबल। सेकंड कब लायबल होगा? एक्ट डन इज लॉफुल, यानी काम तो लॉफुल कर रहा था लेकिन गलत तरीके से कर रहा था या अनऑथोराइज्ड मोड से कर रहा था। मतलब वो गाड़ी चला रहा था बट या तो केयरलेसली गाड़ी चला रहा था, रॉन्गफुल तरीके से गाड़ी चला रहा था, या फिर अनऑथोराइज काम कर रहा था कोई गाड़ी में, तो मैं लायबल। अनऑथोराइज बट रॉन्गफुल नहीं है, अनऑथोराइज बट रॉन्गफुल नहीं। मैं सबका एग्जाम्पल दूंगा। इन्हीं दो केसेस में मास्टर लायबल होगा, बाकी किसी केस में लायबल नहीं होगा। पहला वाला बहुत सिंपल है, मैंने उसे गलत काम करने बोला था, उसने कर दिया, आई विल बी लायबल। उसने कोई गलत काम किया है, रॉन्गफुल क्रिमिनल काम किया है, बट मैंने ऑथोराइज नहीं किया था, तो मैं लायबल नहीं होऊंगा। दैट इज व्हाट वी मीन टू से बाय फर्स्ट वन। सो इफ एन एक्ट डन इज रॉन्गफुल, तो पहले ये देखो, अगर गलत काम किया है, रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्रिमिनल, कोई क्राइम किया है, चोरी डकैती मारपीट, ऐसी कोई चीज किया है, अगर मैंने ही उसे ऑथोराइज किया था, यस, तो लायबल हूं। अगर मैंने ऑथोराइज नहीं किया था तो मैं लायबल नहीं हूं। अब इसका एग्जाम्पल पहले समझते हैं, पॉइंट 1 का। ठीक, मेरा ड्राइवर है ए, वो गाड़ी चला रहा है, उसे उसका दुश्मन दिखता है रोड क्रॉस करते, वो सोचता है अच्छा मौका है, दुश्मन को साफ कर देता हूं, गाड़ी दुश्मन के ऊपर चढ़ा देता है, राइट? सो विल मास्टर बी लायबल फॉर दिस? Master will not be liable. Why? Because he has done wrongful act. Has master authorized him? No, master has not authorized him. So master is not liable. मास्टर बाजू में बैठा होता और बोलता कि चढ़ा दे गाड़ी, देखा जाएगा, तो मास्टर ऑब्वियसली लायबल हो जाता। रॉन्गफुल एक्ट ऑथोराइज्ड बाय मास्टर। गॉट इट? इसमें एक बड़ा बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेरा ड्राइवर पेट्रोल पंप में गया पेट्रोल डलवाने के लिए, पेट्रोल डलवाना कम्स अंडर द ऑथोराइज्ड एक्ट, ठीक है, पेट्रोल डलवाना तो ऑथोराइज्ड एक्ट है। अपना कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में गया था, यानी पेट्रोल डलवाने के लिए गया, बट वहां पर उसका किसी से बहस हो जाती है और वो पिटाई कर देता है, जिससे बहस होती है पेट्रोल पंप में, तो विल मास्टर बी लायबल फॉर हिज पिटाई? नो, मास्टर विल नॉट बी लायबल। क्यों? क्योंकि ठीक है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहा था,
बट गाड़ी चला रहा था या पेट्रोल डलवा रहा था, बट उसने क्रिमिनल काम किया और मास्टर ने उसको ये करने के लिए नहीं बोला था, तो मास्टर इज नॉट लायबल फॉर दैट। गॉट इट? गॉट इट? ठीक। ए मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, गाड़ी से उतरा, अपने घर गया, वर्किंग आवर्स में 9 बजे से लेके 6 बजे के बीच गाड़ी चला रहा था, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था, उतरा गाड़ी से, अपने घर गया, अपनी बीवी से झगड़ा करके आया, मारपीट किया, विल मास्टर बी लायबल? नो, मास्टर विल नॉट बी लायबल। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। दिस वन इज मच सिंपलर टू अंडरस्टैंड। So for any crime that master has not authorized, he won't be liable. The trickier part is the second one. अब क्या हो रहा है सुनो। अब जो है मेरा ड्राइवर जो है वो रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था और किसी को मार दिया, मास्टर विल बी लायबल फॉर इट। अब सुनते जाओ मास्टर क्यों लायबल है। ठीक है, रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था, मास्टर विल बी लायबल फॉर इट। क्यों? क्योंकि वो लॉफुल काम तो कर रहा है गाड़ी चलाना, लेकिन गलत तरीके से कर रहा है, इन अ रॉन्गफुल मैनर। रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा है, तेज गाड़ी चला रहा है, मास्टर विल बी लायबल। मैंने अपने ड्राइवर को बोला था, ध्यान से सुनना, मैंने अपने ड्राइवर को बोला था बेटा मोबाइल में बात करते करते कभी गाड़ी मत चलाना, बट वो फिर भी मोबाइल में बात करते करते गाड़ी चलाया और किसी को मार दिया। आई विल बी लायबल। मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं नहीं बोल सकता कि मैंने बोला था, अरे मैं लिखित में भी ले लूं उससे, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। लॉ डजंट टेक लॉ डजंट बॉदर अबाउट कि तुमने उससे बोला था या नहीं बोला था। ऑल दैट मैटर्स इज दिस, was he doing your lawful work? Yes, he was driving. Was he doing it in a wrongful manner? Yes, he was doing in a wrongful manner. He was talking over the mobile. I will be liable. Whatever precaution I have taken, it doesn't withstand. ठीक है। दूसरा, अनऑथोराइज्ड मोड का बताता हूं एग्जांपल। मैंने मेरे ड्राइवर को बोला था यार एयरपोर्ट लेने आना और वो वाले रास्ते से आना, रिंग रोड नंबर 1 से आना, सिटी के अंदर मत जाना। उसे लगता है कि यार सिटी का माहौल देखते हुए जाता हूं, सिटी के अंदर से वो जाता है, बढ़िया घूमते आता है, बहुत ट्रैफिक में फंस जाता है, किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। आई विल बी लायबल फॉर दिस। व्हाई? ही इज डूइंग हिज लॉफुल वर्क in an unauthorized mode. In an unauthorized mode, I will be liable for this. It doesn't matter. So what we are saying is instruction से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बेसिकली अगर इसको क्लासिफाई करना है तो आप बोलोगे कि मेरा ड्राइवर अगर ड्राइविंग करते समय कोई केयरलेसनेस दिखा रहा है तो भरपाई मैं करूंगा। मास्टर विल बी लायबल फॉर हिज केयरलेसनेस। मास्टर इज नॉट लायबल फॉर हिज क्रिमिनल एक्ट्स। Not liable for criminal acts, liable for careless acts. Is it okay? Examples देखो 3। ठीक है, liability, A asked his driver B to run his car into C, A is liable of course क्योंकि उसने wrongful काम ही करने बोला था। Second, A asked his driver B to pick him up from the airport. On the way to airport, B negligently drives his car into C, A is liable क्योंकि negligently driving थी। Third भी वैसा ही है। So I hope these things are clear to you now. ठीक है, गुड। देखो तो क्वेश्चन।
ओके यार ए क्यों बोल रहे हो यार? मतलब जो ये बोल रहे हैं, मैंने तो ये एग्जाम्पल बताया था कि आप अपनी कार गैरेज में देते हो, गैरेज वाला किसी को मार देता है, तो वाई विल द ओनर बी लायबल फॉर दैट? वाई विल यू बी लायबल? आप लोग शायद सुनते नहीं हो मेरी बात को। वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड जो ये बोल रहे हैं। ये सेम एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं। आंसर इज बी। आंसर इज बी। ठीक है, तो जिसकी कार थी उसको तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप ही पूरी कहानी खत्म हो गई और लोग सुनते नहीं है। वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। तो गणेश इज नॉट लायबल बिकॉज मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा है जो ड्राइविंग कर रहा है और उस गणेश के बीच में। द गैरेज इज लायबल बिकॉज ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। सिंपल, आंसर इज बी। द गैरेज एंड जतिन आर लायबल नहीं, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल में बोला है मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल, तो मास्टर को रिस्पॉन्सिबल में कर दो। ठीक है, आंसर इज बी। Okay, next. This one also I have explained. Very good, Avani and Tanmay. Yes, correct, Rudransh. Correct, Aditi. Yes, Apeksha, right. Correct answer is C. The same example that I gave you, उसमें सेम एग्जैक्टली सेम वही चीज है, बस उसमें मैंने बोला था वो मारता है किसी को, यहाँ पर डिफेम करता है। तो डिफेमेशन इज अ wrongful act, मास्टर इज नॉट अथोराइज्ड इट, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, अगेन दिस एग्जाम्पल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ये भी सही होना चाहिए। Yes, correct answer is option number C. Most of you have given the right answer. Pritika is liable since Debashish was acting in course of employment. तो सेम वो लॉन्ग रूट लेकर के गया, अपनी केयरलेसनेस से किसी को मारा, तो वो मास्टर विल बी लायबल फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेसपास। ठीक है, ट्रेसपास का मतलब क्या होता है हम ये देख चुके हैं। ट्रेसपास इज द अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद द एंजॉयमेंट ऑफ पर्सन्स इंडिविजुअल राइट और हिज प्रॉपर्टी। ट्रेसपास का मतलब होता है बिना परमिशन के किसी इंसान की किसी चीज को उठा लेना, दैट इज ट्रेसपास टू द पर्सन। तो इवन पेन, कॉपी, एनीथिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, गलत इंटेंशन के साथ, ऑफ कोर्स इसमें अनरीजनेबल वे में, गलत इंटेंशन नहीं, अनरीजनेबल। ठीक है, तो दैट इज ट्रेसपास। दैट इज
with unreasonably taking away someone's object, या फिर प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास हो सकता है किसी की, बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में अंदर चले जाना। ठीक है, ये होता है ट्रेसपास। ये दोनों ही क्राइम होता है, टॉर्ट्स में भी आता है। कोई चाहे तो टॉर्ट्स में स्यू कर सकता है, कोई चाहे तो क्राइम के लिए स्यू कर सकता है। ठीक है, हम टॉर्ट्स में इसे देख ले रहे हैं। इसके बोलने का मतलब ये, आपके घर में या आपकी प्रॉपर्टी में बिना आपकी परमिशन के अनरीजनेबल वे में कोई अंदर नहीं आ सकता। कोई आया तो ही हैज कमिटेड अ टॉर्ट। ओके, सी इज द राइट आंसर। यस, यू ऑल आर राइट। ऑल राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज असॉल्ट एंड बैटरी। बहुत सिंपल है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा टॉर्ट्स का, असॉल्ट एंड बैटरी। क्या होता है असॉल्ट, क्या होता है बैटरी, देखते हैं। पहले देखते हैं असॉल्ट। असॉल्ट इन टॉर्ट मीन्स एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन पर्सन that creates an apprehension in another of an imminent harmful or offensive contact. असॉल्ट में क्या होता है, कोई इंसान ऐसा इंटेंशनल एक्ट कर रहा है जिससे कि सामने वाले के मन में डर पैदा हो रहा है, एप्रीहेंशन, फियर। कोई इंसान ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे कि सामने वाले के मन में कोई डर पैदा हो रहा है कि उसके साथ कुछ हार्मफुल या ऑफेंसिव कांटेक्ट होने वाला है, दैट इज असॉल्ट। ठीक है, मतलब मैं किसी को घूर घूर के देख रहा हूं और चाकू निकाल के दिखा रहा हूं, कुछ किया नहीं है अभी, बट कोई भी रीजनेबल इंसान मेरे जेस्चर से डर जाएगा, तो दैट इज असॉल्ट। इसे बोला जाता है असॉल्ट। ठीक, क्या है बेसिक इंग्रेडिएंट? एन एक्ट इंटेंडेड टू कॉज एन एप्रीहेंशन ऑफ हार्मफुल और ऑफेंसिव कॉन्टेक्ट। मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे किसी के मन में डर पैदा हो सकता है। ठीक है, दैट इज वन। या फिर एन एक्ट दैट कॉजेज एप्रीहेंशन इन द विक्टिम दैट हार्मफुल और ऑफेंसिव कॉन्टेक्ट इज इमिनेंट। दूसरी चीज, इमिनेंट होना चाहिए। इमिनेंट मतलब अभी का डर। ठीक है, मतलब मैं किसी को बहुत भयंकर डरावने अंदाज में ऐसा बोला कि कल तुझे मारूंगा, जैसे मूवीज में होता है ना, तारीख भी दे देते हैं, इस दिन मारूंगा। नाउ दैट इज नॉट असॉल्ट। द फियर शुड बी इमिनेंट, दैट कि अभी मेरे साथ कुछ गड़बड़ होगा। ठीक है, असॉल्ट में एक्चुअल कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है। असॉल्ट निड नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल कॉन्टेक्ट, mere apprehension is sufficient. However, असॉल्ट में वर्ड से ज्यादा कुछ एक्शन हो, मतलब किसी को बहुत भयंकर गाली देना और बोलना तुझे बताता हूं अभी, दैट इज नॉट असॉल्ट। कुछ ज्यादा होना चाहिए बातों से। ठीक है, सिर्फ बातें अलोन से कोई सामने वाला डर रहा है तो दैट इज नॉट असॉल्ट। देयर हैज टू बी सम एक्शन आल्सो दैट क्रिएट्स इंटिमिडेशन और फियर इन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। ये होता है असॉल्ट।
बैटरी सिमिलर है। बैटरी में क्या होता है, आप एक्चुअली किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, तो दैट इज बैटरी। Battery is the tort of intentionally and voluntarily bringing about an unconsented, harmful, or offensive contact with a person or to something closely associated with that person. Unlike assault, battery involves actual contact. मतलब अब मैं या तो किसी इंसान को मार रहा हूं या फिर उसकी चीज को उठा करके तोड़ रहा हूं या नुकसान पहुंचा रहा हूं, दैट इज बैटरी। ठीक है, राइट। सो डिफरेंस दोनों में सिर्फ यही है, असॉल्ट में एप्रीहेंशन होता है, एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, बैटरी में फिजिकल कांटेक्ट होता है। ठीक है, राइट। सो वी स्टॉप हियर। इफ यू हैव एनी डाउट टिल दिस पॉइंट यू कैन आस्क। एंड अनदर थिंग, असाइनमेंट्स आपके होपफुली खत्म होने वाले होंगे, जो मैंने भेजा था ग्रुप्स में आपके। आई विल लाइक कि आप असाइनमेंट्स कंप्लीट करें और 1 अगस्त को मैं मुझे असाइनमेंट भेजे, हम मेल आईडी दे देंगे जिसमें असाइनमेंट भेजना है। ठीक है, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? फॉर द इवनिंग सेशन आई विल शेयर द लिंक शॉर्टली इन योर ग्रुप्स। सो टॉर्च पूरा हो गया है, अब आप इसकी रीडिंग करें बुक से। ठीक, बैटरी अभी तो बताया आर्य, आप कहां थे? बैटरी तो बताया, मैंने बताया है कि नहीं? बाकी लोग बताएं। I've just now explained battery. No, if you have any doubt, ask me the doubt. इसमें क्या डाउट है? प्लीज आस्क मी दी डाउट, आपको बैटरी में क्या डाउट है? क्योंकि मैंने बताया है अभी। नहीं, कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी बेटा, ये मैं बहुत बार देखता हूं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उठ के कहीं चले जाते हैं, फोन उठा लेते हैं। आप ऐसा क्यों? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। और फिर टीचर को बोलते हैं फिर से एक्सप्लेन करो। आई न्यू दिस वाज द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो आप लोग ये बार बार रिपीटेशन नहीं हो सकता है, मैं कर दे रहा हूं अभी। बट अगर आपके कनेक्शन प्रॉब्लम है तो यू कुड नॉट आस्क कि पूरी चीज फिर से एक्सप्लेन की जाए। ठीक है, बहुत से लोग मैंने देखा है क्लास बीच में छोड़ के चले जाते हैं और आकर के कोई सिंपल सी प्रॉब्लम पूछते हैं, तो दैट इज नॉट डन। आपके केस में जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कनेक्शन की। मैं फिर से बता देता हूं, बैटरी में एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होता है, असॉल्ट में सिर्फ डर पैदा किया जाता है। बैटरी में बोल रहा है, बैटरी इज द टॉर्ट ऑफ इंटेंशनली एंड वॉलेंटरली ब्रिंगिंग अबाउट अनकंसेंटेड, हार्मफुल और ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट। सामने वाली के मर्जी के बिना अनकंसेंटेड उसको हार्मफुल या ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट कर रहे हो, तो वो होता है बैटरी। उसको या उसकी किसी चीज को भी, तो वो होता है बैटरी। मतलब एग्जाम्पल देखो, अगर आपने किसी इंसान को मारा है सर में, भले मजाक से भी मारा हो, बैटरी होता है वो। ठीक है, हाँ चल, आपको नहीं मिला होगा, ठीक है, आप बाद में आए थे, डोंट वरी। ठीक है, एनी अदर डाउट? डाउट अभी तक के कोई टॉपिक में, किसी चीज में, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल वाइंड अप। ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस। आई होप समझ में आ जाए, बुक से पढ़ लेना और क्लियर होगा, नहीं तो पूछ लेना डाउट। ठीक है, ओके बाय, सी यू इन द इवनिंग। अच्छा एक मिनट, तन्मय, तन्मय ये क्या क्वेश्चन हुआ? मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। अगर किसी और को मारा है जो कि किसी थर्ड पर्सन ने देखा है, तो वो असॉल्ट होगा। यहाँ देखने की बात कहां से हुई? यहाँ प्रूफ की बात थोड़ी ना हो रही, डिफेमेशन थोड़ी ना है यहाँ पर कि तीसरे इंसान ने देखा हो मारते हुए। मारा है तो बैटरी है, बस खत्म हो गई बात। ये तीसरा इंसान क्यों आएगा? नहीं, देख के फियर आया तो वो असॉल्ट है, हाँ बिल्कुल असॉल्ट है वो, यस। ठीक है,
Okay then, bye.